हेलो, नमस्कार। मैं अरुण एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मैथ्स कैफे पर। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। ठीक है, फॉर्म आप अप्लाई कर दिया होगा। जिसने नहीं किया है वो प्लीज कर दीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि भाई मैं आरआरबी एनटीपीसी फॉर्म तुमने डाला है, इस पहले दिन से टिल सिलेक्शन तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के मैथ के सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन बाय सेट वाइज सॉल्व कराने चल रहा हूं और इसका आज पहला दिन है। ठीक है, जैसे आपको पता है मैं किसी किताब को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, पहली बात समझ लीजिए। ठीक है, देखो भाई, इस किताब से मैं आपको अब सारे के सारे सेट वाइज जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर वो सारे लगवाने चल रहा हूं। बस धैर्य पूर्वक क्लास को देखिए, कॉपी पेन निकालिए, प्रैक्टिस करिए। और दूसरी चीज भाई, मैं क्लास आपको अलग से भी दे रहा हूं, बिल्कुल फ्री दे रहा हूं भाई। मैं बोल रहा हूं सिलेक्शन दिला दूंगा, बस आपको करना यह है, मैं जो टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं, क्लास पढ़ी हुई है आपको, है ना। आप जाएंगे चैनल पे विजिट करेंगे, आपको मिल जाएगी क्लास। मैं चैप्टर वाइज अलग पढ़ा रहा हूं, जिसमें आपको मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है। आपको पता है भैया ने आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया है, ट्रेन पढ़ाई है, टाइम एंड वर्क पढ़ाया है, पाइप और टंकी पढ़ा दिया है। ये 4 टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है। 5वां टॉपिक आपका शुरू कर दूंगा मैं, परसेंटेज हो गया वो शुरू कर दूंगा, या कोई और भी टॉपिक जो भी मुझे लगेगा मैं कर दूंगा। ठीक है, या आपको जो पढ़ना है मुझे बता दीजिएगा, मैं पढ़ा दूंगा। पर अब आज से हम लोग एक नई सीरीज लेके चल रहे हैं, और वो क्या है सर? वो है एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हुए हैं मैथ्स के, मैं लगवाने चल रहा हूं। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, बस प्रैक्टिस आपकी जोरदार होनी चाहिए। सिलेक्शन श्योर शॉट होगा, ये मेरा वादा है। ठीक है भाई, चलिए आइए, इसी क्रम में आप देखेंगे आपको बोर्ड पर पहला क्वेश्चन दिखाई देगा, और ये समझो किसका पेपर है ये। तो आप बोलेंगे भैया 23 जुलाई 2021 शिफ्ट 1 में सॉल्व कराने चल रहा हूं। ठीक है भाई, पहला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। ये आया था मैथ में 6/25, 4/45, 3/35 का लासा बताना था। सर एकदम इजी है, मैं लासा मासा का टॉपिक कराऊंगा, इसके बाद करा दूंगा। देखो जरा ध्यान समझो, जब भी आपको भिन्नों का लासा निकालना हो तो एक बात याद रखना, बिल्कुल बेसिक से चलूंगा, सारी अप्रोच बताऊंगा कैसे कर सकते हैं, बस धैर्य पूर्वक देखते रहो। देखो, अगर आपको बताना है सर भिन्नों का मुझे लासा लेना है, मतलब एलसीएम लेना है। अगर भिन्नों का एलसीएम लेना है तो एक बात समझनी होगी सर, क्या? देखो जरा, अगर मैं बोलूं भिन्न किसे कहते हैं, अगर कोई संख्या a/b के रूप में लिखी है तो भिन्न होती है। सर ठीक है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, इंग्लिश वाले भी घबराए मत, इसे न्यूमरेटर कहते हैं, और हिंदी वाले है ना इसे हर कहते हैं, और डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। इतनी बात क्लियर हुई। और अगर ये बात क्लियर है मेरे बच्चे, तो अब बहुत ध्यान से समझना, जब भी भिन्नों का लासा लिया जाता है तो आपको क्या करना होगा सर? अंश का लासा लेंगे हम, अंश का लासा लेंगे, मतलब एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बटे हर का मासा, हर का अगर मासा लेना है तो आप बोलेंगे सर एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई सर? इतनी बात क्लियर हो गई है। अगर इसी को मैं ये बोलूं कि आपको लासा की जगह मासा पूछ लेता सर, तो आप यहीं लिख लो सर भिन्नों का अगर मासा पूछ ले, मतलब एचसीएफ पूछ ले वो आपसे, तो आपको क्या करना होगा सर? इतना याद रखना है मैंने कि जो भी पूछा जाएगा, अगर लासा पूछा जाए तो अंश का लासा लेते हैं, अगर मासा पूछा जाए तो अंश का मासा निकालेंगे। बस इतनी सी बात थी सर। अब क्या लिखेंगे सर? अंश का मासा लिखेंगे, अंश का एचसीएफ लिखेंगे, बटे हर का एलसीएम लिखेंगे, हर का एलसीएम। सिंपल सी बात, इतनी समझ लो मेरे बच्चे। जो भी तुमसे निकालने के लिए बोले, लासा पूछ रहा है भिन्न का, तो आप अंश का लासा ले लो, बचा हुआ मासा ले लोगे हर का। और अगर भिन्नों का मासा पूछा है तो अंश का मासा ले लो, बटे हर का क्या कर लोगे? लासा ले लोगे। सर इतनी बात तो मुझे समझ आ गई है। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो जरा, अब इस प्रश्न को सॉल्व कराते हैं। पहले मेरा दायित्व था ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझाना। आप समझो, अगर मुझे इनका लासा लेना है तो मुझे 6, 4 और 3 का लासा लेना होगा। आप लोग ये मेथड करते होंगे, 6, 4, 3 ऐसे करके काटना, इतना तो सबको ही पता होता है, फिर भी मैं बता रहा हूं। ये आप बोलते होंगे सर इससे 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 2 4 कटेगा नहीं, फिर 3 एकम 3, फिर 2 से काट देंगे सर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 तो कट ही जाएगा, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 आप लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं सर, ये ऊपर हो गया लासा तो हो गया 12। अब हर का मासा, मासा के लिए आपको याद रखना होता है, मासा वो संख्या होती है बच्चा, मासा वो संख्या होती है जो सभी को काट दे। मासा क्या कहते हैं? डेफिनेशन कहती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को काट दे। आपको मैं
इतना बता सकता हूं यहां पे जल्दी से। देखो, एक तो ये तरीका हो गया लासा लेने का, पहले सब लासा ही समझ लो। डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर आपको 6, 4 और 3 का लासा चाहिए तो आपने क्या करना था, 6 को तोड़ दो। सर 6 को तोड़ देंगे, 3 दूनी 6, टूट गया ना भाई। अब टूट गया, अब हमें बताओ दूसरी संख्या 4 है, 4 बनाने के लिए 2 का गुणा करेंगे, कितनी बड़ी संख्या आ जाए, और 3 बनाने के लिए 3 पहले से है, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, आपका लासा 12 हो गया। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक बात। एलसीएम कैसे, मतलब एचसीएफ कैसे लेंगे, ये तो 12 हो गया। अब एचसीएफ लोगे आप 25, 45 और 35 का, अगर आपको क्या चाहिए सर, 25, 45 और 35 का तुम्हें एचसीएफ चाहिए, तो कैसे लेते हैं मेरे बच्चे, इसके दो तरीके होते हैं। आप या तो डिवीजन मेथड से कर लो कि छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या में डिवाइड कर लो, ठीक है, या मैं शॉर्ट तरीका मेरे बच्चे बता रहा हूं, आप वो दो संख्याएं देखो जिनका अंतर सबसे कम है, जिनका अंतर सबसे कम है। सर 25 और 45 का अंतर 20 था, लेकिन 35 और 45 का अंतर कितना है बेटा, 10 है। अब आप बोलोगे सर 10 से ये तीनों में से कोई भी नहीं कट रहा है, सर नहीं कट रहा है, तो 10 को तोड़ दो, तो 10 को तोड़ोगे तो 5 दूनी 10। अब देखो 5 से क्या सब कट रहे हैं, सर कट रहे हैं, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12/5। मैं बिल्कुल कंसेप्ट के साथ लासा मासा के क्लासेस डालूंगा, उसको देखना, आप चुटकियों में लासा भी निकाल लोगे, मासा भी निकाल लोगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है मेरे बच्चे। चलो सर ये प्रश्न तो हो गया, अगला प्रश्न बताओ। चलो भैया अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चे। देखो भाई, अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा आपके बोर्ड पे, क्या दिख रहा है भाई आपके फोन में, ये कह रहा है भैया, ये दूसरा क्वेश्चन आया था शिफ्ट 1 में 23 जुलाई को, ये कह रहा है 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से 5,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, और निकटतम पूर्णांक निकालना था बच्चे, घबराना नहीं है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है सर, 1 मिनट आपको बताना चाहता हूं सर। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज जैसे बोलते हैं हम लोग। कंपाउंड इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष ब्याज पर ब्याज जब मिलने लगे, जैसे समझो यहां पे समझने की कोशिश करना। अगर मैं बोलूं सर सिंपल इंटरेस्ट, मतलब एसआई और सीआई में क्या अंतर है, सर एसआई जो होता है प्रत्येक वर्ष बराबर मिलता है, प्रत्येक वर्ष बराबर मिलेगा, जितना भी मिलेगा वो बराबर मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर मिलता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरे बच्चे क्या होता है, एक वर्ष के बाद ब्याज पर ब्याज मिलता है, ब्याज पर ब्याज मिलता है सर। इतनी बात अगर आपको पता है, नहीं पता है तो मैं सब पढ़ाऊंगा, पूरे के पूरे टॉपिक पढ़ाऊंगा, टाइप वाइज पढ़ाऊंगा, ट्रिक वाइज पढ़ाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक, लॉन्ग ट्रिक सब पढ़ाऊंगा, बस बने रहो, ध्यान से समझते रहो। अभी प्रैक्टिस सेशन है तो प्रैक्टिस करते हैं, जिनको आता है वो फटाफट से बताएंगे। तो अब देखो बच्चे कैसे करते हैं, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, फ्रैक्शन मेथड, जिसको मर्जी वैसे करो। अब मेरा वाला तरीका समझने की कोशिश करना। मुझे चाहिए 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से 5,000 का चक्रवृद्धि ब्याज। मैंने कहा सर 5,000 रुपए पे, 5,000 रुपए पर मुझे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो पहले साल का आपको याद रखना होगा, जो फर्स्ट ईयर होती है, फर्स्ट ईयर का चाहे वो सीआई हो चाहे वो एसआई हो बराबर रहता है। पहली साल में ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता है। अगर पहली साल में ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता है तो भैया ये तो पहली साल हो गई, तो पहली साल मूलधन 5,000 रुपए पर तुम्हें 6% मिला, तो 5,000 का 6% सर 300 होता है, ये तो निकाल ही लोगे ना भाई। 5,000 का आप 6% निकालोगे सर, 2 जीरो कट जाएंगे, 6 पंजे 30, तो कितना हो जाएगा सर, 300 रुपए हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। फिर सर दूसरी साल आएगी, 6% चाहिए, तो दूसरी साल में जब 6% निकालोगे तो 5,000 जो तुम्हारा प्रिंसिपल है, जो तुम्हारा मूलधन है 5,000, इसका तो तुम्हें 6% मिलेगा, मतलब 300 मिलेगा। सर बात क्लियर हुई। फिर सर प्लस लगाएंगे और हम बोलेंगे जो पहली साल का ब्याज है इसका 6% और मिलेगा। सर कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर इसका 6% मिलेगा, 18 रुपए। सर बात क्लियर हो गई। 2 साल का मैंने ब्याज कैलकुलेट, अगर 2 साल होता तो आप बोलते 300 300 600 प्लस 18 मुझे एक्स्ट्रा मिल गया, यही ब्याज पर ब्याज मिला, यही चक्रवृद्धि ब्याज है, तो आप बोलेंगे 3 3 600 618 आपका आंसर हो जाना चाहिए था। लेकिन वो कह रहा है 3 साल का, तो 3 साल का निकाल लेंगे मुन्ना, कतई टेंशन नहीं है। तो आप बोलोगे 50,000 का तो सर 300 ही मिलेगा सर, प्लस लगा लिया। अब आपको ब्याज कहां मिलेगा, तो सर अब मेरे पास ब्याज इकट्ठे हो चुके हैं तीसरे साल के एंड में 2 साल के, ये पूरा तुम्हें ब्याज हो गया, इस सब पे ब्याज मिलेगा। तो कैसे लिखोगे सर, देखो जरा, इस 300 रुपए पर मिलेंगे 18 रुपए, प्लस इस 300 रुपए पर मिलेंगे 18 रुपए, और प्लस ये जो 18 रुपए था
इसका तुम्हें 6% और मिलेगा, तो 18 छिक्के 108 होते हैं, और 108 में मुन्ना 2 नंबर बाद पॉइंट लगेगा तो 1.08 रुपए ये मिल जाएंगे। सर समझ आई बात? नहीं आई है तो घबराना नहीं, मैं फिर से समझा दूंगा, बस समझते चलो। अब देखो ब्याज कितना हो गया है, तो आप बोलोगे सर 300, 300, 600, 300, 900। अगर साधारण ब्याज कैलकुलेट करना तो सिर्फ ये साधारण ब्याज था। अब चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 18, 1836, 1854 ये हो गए, और 1.08 ये हो गया। इनको ऐड करोगे बच्चे तो ये हो जाएगा 80559, और आपका आंसर निकटतम पूर्णांक तक बोला था तो आपका आंसर हो जाएगा 955 रुपए, जो हो जाएगा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। कोई समस्या? उम्मीद है यहां तक समस्या नहीं रही होगी, आराम से इसको क्लियर करिए, ठीक है। नहीं आए दोबारा मुझे बताइएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का मैं पूरा टॉपिक डालूंगा, उसमें पढ़िए। देखो बच्चे, अगला प्रश्न तो ट्रिग्नोमेट्री से है, आया हुआ है। देखो क्या था, ये कह रहा है यदि थीटा एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है सर? एक्यूट एंगल होता है ना। एक्यूट एंगल का मतलब होता है, न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री से कम हो। अगर 90 डिग्री से एंगल कम है तो वो क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। देखो जरा समझने की कोशिश करना मेरे बच्चे, ये कह रहा है थीटा एक न्यून कोण है और कॉट थीटा का मान ये दे रखा है। मेरे बच्चे ध्यान समझना, आपको ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल से सॉल्व करनी होती है, इसमें पेन भी नहीं चलाना है, बस ध्यान से समझना है मेरी बात, ठीक है। यहां समझो जरा, अगर ये कह रहा है थीटा थीटा एक न्यून कोण है, तो मेरी बात ध्यान से समझना। आपको ये पता है सर ये 90 डिग्री होता है, ये है वो होता है तुम्हारा बेस है, मतलब आधार है, ये तुम्हारा लंब है, और ये तुम्हारा कर्ण है। इंग्लिश वाले ध्यान दें, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, है ना, या हाइट बोल सकते हो, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया तुम्हारा। अब आपको एक बात आपने बचपन से पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का पढ़ा हो तो ठीक है, बच्चे अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, वो आपको जैसे उचित लगे वो आप समझ लेना। ध्यान समझो जरा, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं। अगर आपको इंग्लिश में बोला जाए, देखो हिंदी में लंब बटे कर्ण, अगर लंब बटे कर्ण बोलोगे सर ये साइन थीटा होता है। आधार बटे कर्ण का मतलब कॉस थीटा होता है, आधार बटे कर्ण का मतलब कॉस थीटा होता है, और लंब बटे आधार का मतलब टेन थीटा होता है। सर इतनी बात क्लियर है? अपोजिट कर लोगे तो ये कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, ये आपका सेक थीटा हो जाएगा, ये आपका सेक थीटा हो जाएगा, और ये आपका कॉट थीटा हो जाएगा। अब यहां समझने की कोशिश करना, इसने कहा कॉट थीटा की वैल्यू 12/35 है। अगर कॉट थीटा की वैल्यू 12/35 है तो जरा समझना, मतलब कॉट थीटा क्या होता है, जरा समझना, आधार बटे लंब, मतलब आधार बटे लंब। तो आपका जो 12 है वो बेस है, मतलब आधार है, और ये क्या है तुम्हारा लंब है। तो आप बोलोगे भैया आधार तो मुझे पता चल गया 12 है, और लंब मुझे पता चल गया सर कितना है? 35 है। तो मैं कर्ण निकाल सकता हूं सर। पाइथागोरस थ्योरम का मुझे पता है कि अगर बेस और मुझे हाइट पता है तो हाइपोटेन्यूज पता चल जाएगा। क्या होता है? आधार का वर्ग लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ये होता है। आप बोलेंगे सर बेस का स्क्वायर हाइट का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। आप बोलेंगे कर्ण का स्क्वायर, तो आप बोलेंगे सर क्या होगा यहां से? सर 12 का स्क्वायर लगाएंगे, 12 का स्क्वायर प्लस हाइट 35 का स्क्वायर, ये आपके लिए कर रहा हूं मैं, और हमें कर्ण हमें निकालना है। तो अब जरा समझना कर्ण कितना हो जाएगा सर, कर्ण का स्क्वायर। अब देखो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 25 और 3 चौके 12, ये 1225 हो जाएगा, और बराबर कर्ण का स्क्वायर चल रहा है मेरे बच्चे। तो ये देखो 1225 में 144 जोड़ोगे तो 5 4 9 4 2 6, 1 और 1 2 और 1 3, तो ये 1369 हो गया, ये कर्ण का स्क्वायर आया। और अगर मैं कर्ण निकालूंगा, रूट इधर लगेगा, तो ये 1369 सर किसका होता है? सर 37 होता है। तो कर्ण तुम्हारा कितना आ जाएगा सर? 37 आ जाएगा। कर्ण कितना आ जाएगा सर? 37 आ जाएगा। अब अगर कर्ण तुम्हारा 37 है भाई, ध्यान समझना, अब उसने पूछा था सेक थीटा, अब हम कुछ भी बता सकते हैं। अगर थीटा ये मैंने मान लिया, ये थीटा है, आराम समझो। अगर तुमसे बोला है कर्ण बताओ, हमें सेक थीटा बताना, आप सिंपल सी बात समझ लो। अगर मुझे सेक थीटा बताना है, सेक थीटा क्या होता है? आप बोलोगे सर क्या होता है भाई बताओ, तो आप बोलेंगे सर कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो आप बोलेंगे अगर सेक थीटा की बात हो रही है सर, कर्ण कितना है, मतलब हाइपोटेन्यूज कितना है? 37, बेस कितना है सर? 12 है, और ये आपका आंसर हो गया सर, इतना ही करना था। बिल्कुल समझ आई बच्चे बात? नहीं आई है तो घबराना नहीं। देखो बच्चे, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, क्या कह रहा है? एकदम इजी सा था ये तो। क्या कह रहा है? यदि बोतल का 3/5 भाग भरा है तो भरे भाग और खाली भाग का अनुपात बताना है। यार कुछ नहीं था, एक बात बताओ मुझे, भरा और खाली का अगर अनुपात बताना है तो एक बात बताओ, अगर 3/5
बोतल का भाग भरा हुआ है, तो टोटल बोतल कितने लीटर की मैंने मान लिया 5 लीटर की है। भरा कितना है सर, भरा कितना है 3 लीटर। तो आप बोलेंगे सर भरा तो 3 है, अब 5 की बोतल थी, 3 भर गया है तो 2 खाली है, तो रेशियो कितना हो जाएगा 3:2। ये तो कतई हलवा क्वेश्चन था भाई, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न इसे नोट करो, अगला प्रश्न मैं समझा रहा हूं आपको जल्दी से, ये तो इजी था, आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे देखो, ये कह रहा है 170 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 15% की हानि हुई है। देखो जरा समझना ध्यान से, ये कह रहा है एक वस्तु को 170 रुपए में बेचा है, एक वस्तु को 170 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई है। अगर 10% की हानि हुई है तो ये कह रहा है 15% की हानि हुई है, 15% की हानि होती है तो 10% लाभ कमाना है। लाभ के लिए विक्रय मूल्य पूछा है, मतलब एसपी पूछा है, कितना होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझो, एकदम इजी सा प्रश्न है। क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 170 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो तुम्हें 10% लाभ के लिए एसपी बताना है। अब देखो प्रॉफिट लॉस जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम आपको समझा रहे होंगे सर क्या होता है। सर एक सीपी होता है, एक एसपी होता है, सर एक एसपी होता है और एक एमपी होता है। एसपी एमपी की बात अभी गोली मारो एमपी को, ठीक है भाई। सीपी पे आ जाओ, सीपी मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और एसपी मतलब विक्रय मूल्य। सर इतनी बात क्लियर हुई, विक्रय मूल्य का मतलब जितने में हम बेचते हैं और क्रय मूल्य का मतलब जितने में हम खरीद रहे होते हैं। सब बात ठीक है। अब आपने कहा कि 170 रुपए में बेचा है, 15% की हानि हुई है, मतलब तुम्हें विक्रय मूल्य दे रखा है 170 रुपए। और याद रखना मेरे बच्चे, क्रय मूल्य तो पता नहीं, लेकिन क्रय मूल्य ऑलवेज कितने परसेंट होगा सर, 100% होता है। क्रय मूल्य ऑलवेज कितने परसेंट होगा सर, 100% होगा। अगर मैं यहां पे बात करूं तो मुझे 170 में बेचने पर 15% की हानि हुई है, तो अगर मैं परसेंट में एसपी निकालूं तो आप बोलेंगे 100% मेरा था, उसमें 15% लॉस हो गया, तो इसका मतलब एसपी कितना परसेंट है सर, 85% है। एसपी कितना परसेंट है? आप इसे फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं मुन्ना, ऐसा कोई इशू नहीं है, पर मैं एक लाइन में बताना चाह रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करना। अब मुझे पता है कि अगर मैं इसमें 10% प्रॉफिट चाहिए तो इस वस्तु को मुझे कितने परसेंट बेचना होगा सर, 110% बेचना होगा, ये मेरा एसपी होना चाहिए। सर एसपी कितना हो चाहिए, 110%। अब समझना, मैंने 170 रुपए में बेची, 170 रुपए डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 170 रुपए जो है वो किसके बराबर है सर, 85% के बराबर है। तो आपने लिखा सर ये 85% की वैल्यू जो है 170 रुपए है। इतनी बात क्लियर है। मुझे एसपी निकालना है, तो मैंने कहा अगर 170 की वैल्यू जो है वो 85% के बराबर है, मुझे चाहिए 10% का प्रॉफिट, मतलब मैं इसका कितना परसेंट निकालूंगा, 110% निकालूंगा। सर बस खत्म हो गया प्रश्न। अब क्या करोगे सर, 17 एकम 17 और 17 पना 85, 5 दूनी 10 और 11 दूनी 22, इसका मतलब मुझे वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, 220 रुपए में बेचना होगा। सर वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, 220 रुपए में बेचना होगा, और हमारा खेल हो जाएगा, मतलब हमें 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये समझाने के लिए इतना था मेरे बच्चे, ये नोट कर लेना, नहीं समझ में आए फिर मुझे बताना, ठीक है। अब मैं पेपर में होता तो सिर्फ इतना ही लिखता। कैसे मेरे बच्चे, क्या कि भैया 170 में मैंने बेचा, मैं पेपर में ऐसे लिखता 170 रुपए, और मुझे 15% की हानि हुई है, तो 100 में से अगर प्रॉफिट हो तो 100 में जोड़ना है, और लॉस हो तो 100 में से माइनस करना है। तो आप बोलोगे भैया 15% का अगर हानि हुई है तो इसका मतलब ये 85% के बराबर है, और मुझे 10% लाभ चाहिए, इसका मतलब 110% निकालना है, ये एसपी हो गया। इसी को लोग फॉर्मूला बना के लिखते रहते हैं, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आई? अगले प्रश्न को लेते हैं। देखो भैया अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। मेरे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना ही नहीं है कि बस मैं आऊं और आपको प्रैक्टिस कराऊं, क्वेश्चन लगाऊं, बहुत तेज तेज स्पीड से कराऊं मैं, ठीक है, और बस 15 20 25 30 क्वेश्चन मैं करा दूं 1 घंटे में या आधा पौन घंटे में, और आप भी देखें और आपको लगे यार पूरा आधा घंटा मैंने खराब कर दिया और समझ कुछ नहीं आया। तो मेरी बात ध्यान से समझना, मैं बस इतना चाहता हूं कि आप मेरे साथ बने रहिए। एक क्लास में भले ही 10 क्वेश्चन हो, 15 हो, पर इतना याद रखना है कि उस जैसा प्रश्न आपके पेपर में आए तो आप उसको बहुत अच्छे से कर पाए। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ कराना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको समझाना भी है, ठीक है। हर एक टाइप, हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझाना है, और मैं टॉपिक वाइज अलग क्लास बना के डाल रहा हूं, उनको भी प्लीज देखते रहिएगा, ठीक है। इस प्रश्न को पढ़िए, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 34√2 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सर समद्विबाहु क्या होता है सर, आइसोसेलेस बोलते हैं इंग्लिश में। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, और समकोण का मतलब कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। अब बहुत ध्यान समझना, अगर मैं बोलूं सर ये जो था ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज मैंने बनाया है, इसकी ये जो है
ये यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है ये, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। बहुत ध्यान से समझना। अब कुछ नहीं करना था इसमें, बस इतना ही समझना है। आप बोलोगे सर जी अगर ये आधार है, ये लंब है, तो ये कर्ण होना चाहिए। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो आप बोलेंगे आधार का वर्ग लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग के बराबर होना चाहिए। सर बिल्कुल होगा, जरा समझ लो, फिर याद कर लेना। ए स्क्वायर 2a² हो गया सर, हो गया बराबर कर्ण है। आप बोलोगे कर्ण का स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट लगेगा, तो बाहर कितना आ जाएगा सर a√2। तो याद रखना इसका कर्ण ऑलवेज क्या होगा, a√2 होगा। अगर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो अगर उसकी आधार a है लंब भी a है तो कर्ण कितना हो जाएगा, भुजा √2 हो जाएगा। सर भुजा √2 हो जाएगा। वही तुम्हें दे रखा है सर 34√2 है, यही जो है वो 34√2 है। अब आप समझ जाओगे कंपेयर करने से, सर ये √2 है तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी होगी सर, 34 होगी। अब अगर a की वैल्यू 34 है तो यहां भी a की वैल्यू 34 है। तुमसे पूछा है क्षेत्रफल बताना है। सर क्या बताना है सर, क्षेत्रफल बताना है। अब अगर क्षेत्रफल बताना है मेरे बच्चे तो आपको पता है इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है सर, 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब आधार इंटू लंब। इतनी बात क्लियर है। और अगर इतनी बात क्लियर थी मेरे बच्चे तो आप बोलोगे सर 34, यहां पे लिखो 1/2, आधार भी है 34 और लंब भी है 34। सर बिल्कुल बात ठीक है। तो आप बोलोगे सर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, फिर 17 का गुणा कर देंगे तो 17 चौके 68 की 8, हासिल गई 6, 17 तो 51 और 6 कितने होते हैं सर, 57 होते हैं। तो ये सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर है तो मीटर है, तो सेंटीमीटर था तो आप बोलोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। उम्मीद है अभी तक आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे अच्छे से। नहीं आए हो कहीं भी बच्चे तो प्लीज, अगर मुझसे कोई गलती हो रही है या मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं तो मुझे प्लीज बताना। मैं बहुत धीरे धीरे प्यार से आराम से कर दूंगा, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। और आपको भी धैर्य बनाए रखना है, समझना है बहुत आराम से, ठीक है बच्चे। चलो अब यहां तक बने हो तो अगला प्रश्न देखो। चलो भैया अगला प्रश्न देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है। ये सब आपके शिफ्ट में पूछे गए हैं और ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो आप ना कर पाए। मेरे साथ बने रहिएगा। अभी तो फॉर्म पढ़ना शुरू हुए हैं, बस चैनल को आराम से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और आपका भाई आपके परीक्षा के दिन तक आपके साथ रहेगा। ध्यान से समझो क्या कह रहा है यार, 12288 मतलब 12288 एक संख्या लिखी है और कह रहा है इसके गुणनखंड कितने होंगे। सर आपको पता है गुणनखंड कैसे निकालते हैं? सर मुझे नहीं पता, देखो कैसे निकालते हैं। नंबर सिस्टम वाला टॉपिक में पढ़ाऊंगा, बहुत डीपली समझाऊंगा, ध्यान समझो। आप बोलोगे सर 1288 के मुझे नंबर ऑफ फैक्टर क्या होते हैं, सर गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड जैसे मैं बोलूं 6 के गुणनखंड बताओ तो सर 6 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 6 से कटता है। तो ये जो 6 है वो 6 के गुणनखंड है, फैक्टर है। मतलब 6 किस किस से कटेगा सर, 1 से कटेगा सर, 2 से कटेगा सर, 3 से कटेगा सर, 6 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो 6 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए सर, 4 हो गए। अब ये तो संख्या बहुत बड़ी है, इसके नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे? सर ऐसे निकालेंगे, देखो क्या करते हैं मेरे बच्चे, 12288 के यही काट डालो, शुरू कर दो। 2 से काटो, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से काट डाला, 2 3 6, 2 से ही काट रहा हूं बच्चे, ध्यान से मेरे साथ प्राइम फैक्टर कर लो। 2 3 6, बचा यहाँ कुछ भी नहीं, जीरो लगाओगे, 14 में भाग करोगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे मेरे बच्चे, 2 से 15 बार कटेगा, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से काटोगे, 2 सत्ते 14, बचा 1, फिर 2 6 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा, 2 3 6, बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से काटो, भाई कट ही रहा है ये तो, 2 एकम 2, 2 निम 18, फिर 2 दूनी 4, ओहो, फिर 2 से काटो, 2 निम 18, फिर 2 से कट जाएगा, 2 छिंग 12, सर 2 से फिर कट जाएगा, 2 से 48 बार, फिर 2 से कटेगा सर 24 बार, फिर सर 2 से कटेगा कितने बार, 12 बार, फिर 2 से कटेगा सर कितने बार, सर 6 बार। ओके भाई बहुत लंबा हो गया है, चलो कोई बात नहीं, लंबा हो जाने दो, फिर इजी है। 2 से कटेगा 3 बार, फिर 3 से कट जाएगा 1 बार। ओवरऑल ये मैंने इसके प्राइम फैक्टर कर लिए। सर दिख रहा है ना, मैंने 6 को काटा है, नीचे नहीं दिख रहा है क्या भाई? देखो 6 को काट दिया, इधर 6 था मेरे बच्चे, यहाँ जो 6 था, 6 को मैंने फिर 2 से काटा है ना, 6 को यहाँ समझो 12 के बाद मैंने 2 से 12 को काटा था 6 बार, फिर 2 से काट दिया इसको कितने बार, 2 3 6, 2 से 3 बार, फिर 3 से काट दिया 1 बार। तो अब जरा समझना, 2 से तुमने अब यहां समझना कितने नंबर ऑफ फैक्टर हो गए हैं। तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। तो आप बोल सकते हैं सर 2 की पावर कितनी है सर, 12 है, इनटू 3 कितने बार है सर, 1 ही बार है, 3 1 बार है सर, 3 1 बार है, 3 की पावर 1 है। अब नंबर ऑफ फैक्टर पता क्या होते हैं,
घात प्लस 1, है ना। गुणनखंडों की संख्या क्या होती है? गुणनखंडों की संख्या जो होती है वो होती है घात प्लस 1। घात प्लस 1 करके गुणा कर दो, गुणा करते हैं। सर घात प्लस 1 करके गुणा करते हैं, सर इसका क्या मतलब हुआ? मेरे बच्चे ध्यान समझो, कुछ नहीं करना था, बस इतना ही करना था। प्राइम फैक्टर तो करोगे यार, मैथ है यार भाई, जॉब चाहिए तुमने। देखो जरा, 2 की पावर 12 है तो घात कितनी है? बेस बोलते हैं, इसे पावर बोलते हैं, तो ये बेस है, ये घात है। तो 12 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा सर? 13 हो जाएगा। गुणा 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। तो 13 दूनी कितने होगा सर? नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? 26। तो बहुत बड़ी संख्या है सर, तो इतने प्राइम फैक्टर में करने पड़ेंगे, और करने पड़ेंगे तुम्हारा आंसर भी आ जाएगा। और आपका आंसर आ गया 26, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सर कितने पे था? सर बी पर था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अगले प्रश्न में चलते हैं। चलो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो, सब कुछ लिखा हुआ तो मैं पढ़ दे रहा हूं, इतना लिखने का समय नहीं था। अब यहां समझो, वृत्त का केंद्र ओ है ना। ये वृत्त की ये कह रहा है, अब उसने ऐसा फिगर बना दिया और ये बोला ये वाला बताओ। तो मैंने मान लिया कि ओ, ए, बी और ये सी ये पॉइंट है। तो आप बोलोगे सर हमें अगर बी का मान चाहिए, बी का मान चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा? जिसने भी अगर सर्किल पढ़ा है, ज्योमेट्री पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो टेंशन नहीं लेना। अब जरा ध्यान समझो, आपको एक बात याद रखना होगा कि किसी जीवा द्वारा, किसी जीवा, जीवा को बोलते हैं इंग्लिश में कॉर्ड। जीवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर ये जीवा एसी है। सर ये जीवा एसी है मतलब कॉर्ड है। और अगर ये कॉर्ड है तो किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, है ना, जो एंगल बनेगा केंद्र पर, सेंटर पर, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो मैंने एक ऐसे ड्रॉ किया, मैंने मान लिया ये डी पॉइंट है। तो अब ये जो जीवा है ये केंद्र पर पॉइंट ओ पे बना रही है 104 डिग्री, तो ये डी पर कितना बनाएगी? सर किसी जीवा द्वारा, किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, बना कोण, ठीक है, परिधि, सरकमफिरेंस, परिधि पर बने कोण का, बने कोण का 2 गुना होता है। ये बात लिख लेना भाई, ठीक है। जिस बच्चे को ये बात नहीं पता है वो लिख लेना, किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। सर इतनी बात अगर आपने मुझे समझा दी है तो अब मैं कहीं ना कहीं पहुंच रहा हूं। कैसे भाई? आप बोलोगे सर ये 104 है तो डी एंगल कितना हो जाएगा? तो एंगल डी जो आपका रहेगा, एंगल डी जो रहेगा वो 104/2, मतलब 2 से काटोगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, मतलब एंगल डी 52 डिग्री आ गया है। और हमें पूछा ये है। अब मेरी बात समझना ध्यान से, ये जो तुम्हें दिख रहा है ए बी सी डी, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? चक्रीय, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। और अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज में पता है मेरे बच्चे क्या क्वालिटी होती है, क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है? आप बोलोगे सर ये होती है कि सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोण का जो योग होता है वो ऑलवेज 180 डिग्री होता है सर। सम्मुख कोणों का योग कितने डिग्री होता है सर? 180 डिग्री होता है हमेशा। और अगर सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो बोलोगे सर जी अगर ये 52 है तो बी वाला 180 में से घटा के निकल आएगा। तो आप बोलोगे सर एंगल बी कितना हो जाएगा? तो 180 माइनस का 52, तो आप बोलोगे सर ये 128 डिग्री होना चाहिए। घटा बटा लेना सही से, 10 में से 2 गए 8 बचे, 7 में से 5 गए 2 बचे, एकदम सही है। तो आप बोलेंगे सर जो ये वैल्यू आई है बी की, एंगल बी की, वो कितने डिग्री आ गई? 128। एकदम इजी है। ज्योमेट्री अगर समझ आए तो इजी है, कठिन तब हो जाती है जब आपको उसकी प्रॉपर्टीज नहीं पता होती हैं। तो यहां तक के प्रश्न क्लियर है मेरे बच्चे। अगले प्रश्न में चलते हैं, जरा ध्यान से समझो। चलो बच्चे बहुत ध्यान से आओ, अगले प्रश्न को समझो जरा क्या लिखा है। एक धनराशि 7.2 वर्ष बाद 5,768 रुपए देती है, मतलब मिश्रधन देती है। ये 5,768 रुपए जो है मेरे बच्चे वो मिश्रधन है, अमाउंट है। मतलब इसमें प्रिंसिपल और सी मतलब ऐसा ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का देखो कैसे। यदि साधारण ब्याज की दर 2% अधिक होती तो इसी समय में इतने रुपए मिलते, है ना भाई। यही तो कह रहा था ये, इतने समय में, यही कह रहा बच्चे कि इतने समय में मुझे इतने रुपए अधिक मिलते, इतने मिलते, सॉरी, ठीक है। तो अब जरा समझने की कोशिश करना। हमें पता है साधारण ब्याज जो है प्रत्येक वर्ष बराबर बराबर मिलता है। सर बिल्कुल बात ठीक है। आप मुझे बताएंगे
कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है इतने ही वर्ष में, 7.2 वर्ष में एक्स्ट्रा कितना मिला? तो आप बोलोगे सर एक्स्ट्रा मुझे मिला है, वो हम 2 मिनट में बता सकते हैं कैसे। 5 7 हमें अब मिल रहा है ज्यादा होने के बाद 6272 मिल रहा है, और पहले मिल रहा था 5768, तो कितना ज्यादा मिल गया सर, माइनस कर लेंगे। तो सर 12 में से 8 गए 4 बचे, 6 में से 6 गया 0 बचे, और यहाँ पे बचा 12 में से 7 गए सर 5 बचे। 504 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और एक्स्ट्रा क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि मेरे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2% बढ़ गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुन्ना 2% बढ़ा है, और कितने वर्ष में? आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ही बढ़ेगा उतने वर्ष के हिसाब से मिलेगा। आप बोलोगे सर परसेंट में एक्स्ट्रा कितना मिला? तो आप बोलेंगे सर जी 7.2 वर्ष थे और प्रत्येक वर्ष मुझे 2% एक्स्ट्रा मिला है। 7.2 वर्ष थे और प्रत्येक वर्ष मुझे 2% एक्स्ट्रा मिला है मेरे बच्चे। तो आप बोलोगे सर जी यहां पर मुझे एक्स्ट्रा मिला 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, मतलब 14.4% एक्स्ट्रा मिला है, और ये 504 रुपए है, ये 14.4% है। एकदम हलवा हो गया क्वेश्चन। आपसे मूल राशि मतलब प्रिंसिपल पूछा है मेरे बच्चे, तो आप क्या बोलोगे सर जी? क्या बोलेंगे? देखो भाई, आप बोलोगे सर ये जो है हमारे पास 504 जो रुपए है वो 14.4% के बराबर है, और मूल राशि ऑलवेज कितने परसेंट होती है सर? 100% होती है। तो आप 100% प्रिंसिपल के लिए आप 100 के अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट हटा के मुन्ना 0 लग जाएगा सर, लग जाएगा। अब देखो 12 से काटो तो 12 चौके 48 बचे 2, 12 दूनी 24, और 12 से 12 बार कटेगा, 12 का स्क्वायर होता है। फिर सर क्या कटे? फिर 12 से देखो 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, और 2 से काटोगे 2 पंजे 10, 500, 7 पंजे 3500, तो आपका जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा? 3500 रुपए हो जाएगा। आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 3500। एकदम हलवा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था नहीं इसमें यार। विद इन सेकंड में आप लोग कर रहोगे। अभी प्रैक्टिस करा रहा हूं, थोड़ा सा समझा के चल रहा हूं, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। बहुत ध्यान से समझते चलो। चलो अगले प्रश्न में आते हैं। चलो भैया देखो जरा क्या कह रहा है। ये तो कतई इजी है, ये तो मुझे लगता है हर बच्चा कर लेगा। ये कह रहा था 8/5 में से कितना घटाने पर 5/8 मिलेगा। इसमें भी कुछ था सर, ये तो हम ऐसे ही कर देंगे। ऐसे सर 8/5 में से मैंने x घटाया तो मुझे 5/8 मिल गया, ऐसे समझ लो बस, ठीक है। तो सर अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो x को इधर भेजो, इधर आ जाएगा। तो ये 8/5 माइनस के 5/8 बराबर x हो गया। सर एलसीएम लेना मुझे आता है, 8 पंजे 40 एलसीएम हो गया। 5 से 8 बार जाएगा तो 8 64 होता है सर ऊपर। 8 से 5 बार जाएगा तो 5 25 हो गया, बराबर x हो गया। 64 में से 25 जाएंगे मुन्ना, कितने बचेंगे? तो आप बोलेंगे 14 में से 5 गए सर 9 बचे, 5 में से 2 गए 3 बचे, बटे में 40 हो गया, बराबर x की वैल्यू आ जाएगी। तो आप बोलेंगे सर कितना घटाना पड़ेगा? सर इतना ही घटाना पड़ेगा जितना आपके बोर्ड पे लिखा है। कितना? 39/40। बात क्लियर हुई? सर बात तो क्लियर हो गई। अगले प्रश्न में चलते हैं, देखो जरा ध्यान से। अगला प्रश्न मेरे बच्चे ये कह रहा था, बहुत ध्यान से बहुत आराम से समझो। देखो ये तो मैं करा ही चुका हूं यार। देखो बच्चे, प्रश्न ये कह रहा है 69 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर कोई रेल खंबे को 8 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म को 32 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? जो मेरे वीडियोस को देख रहा होगा रेगुलर, मैं यही टॉपिक करा रहा था भाई, और वो इस प्रश्न को देखते ही करने का वादा रखता है। जैसे आपको पता है कि सर जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो आपने भैया मुझे चिल्ला चिल्ला के बताया, समझाया है कि वो अपनी दूरी चल रही है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे ट्रेन ने अपनी दूरी चली, आगे गई है तो प्लेटफॉर्म उसे मिल गया है, और ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार किया है तो उसे 32 सेकंड लगे। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई चलती है। सर इतनी बात क्लियर है? तो फिर बच्चे आप बोलोगे सर अगर मैं 8 सेकंड में अपनी दूरी चल रहा हूं तो आप बोलेंगे 8 सेकंड लगे यहाँ पे, और मेरी चाल जो थी वो 69 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो आप बोलेंगे सर ट्रेन की लंबाई में निकाल सकता था? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे भाई? आप बोलोगे सर जी यहां पे अगर ध्यान दें, हम या तो ऐसे समझ लो, यहां समझो, ऐसे भी कर सकते थे। यहां 32 सेकंड है, इतना लंबा नहीं जाना है। यहां 32 सेकंड लगे, यहां 8 सेकंड लगे, और ट्रेन की चाल तो 69 किलोमीटर प्रति घंटे ही है। तो आप मुझे बताओ कि सर यहाँ पे ट्रेन ने सिर्फ 8 सेकंड लगे अपनी चाल चलने में, यहां पर 32 सेकंड लग गए, तो एक्स्ट्रा कितना समय लगा? सर ये मैं करा चुका हूं। तो आप 32 में से 8 दूनी 16, 8 3 24, तो 24 सेकंड लग रहे हैं सर उसको। ये 24 सेकंड एक्स्ट्रा लगे, और एक्स्ट्रा क्यों लगे हैं? क्योंकि उसे ये प्लेटफॉर्म चलना पड़ा।
अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं चलना पड़ता तो उसे 8 ही सेकंड लगते अपनी लंबाई चलने में। लेकिन ट्रेन की चाल कितनी है, तो आप बोलेंगे सर प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होगी, जो भी लंबाई प्लेटफॉर्म की रहेगी वो रहेगी क्या, दूरी बटे चाल, सॉरी लंबाई मतलब दूरी, लंबाई को हम दूरी बोलेंगे और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय। तो आप बोलेंगे ट्रेन की चाल 69 है सर, 69 और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में चेंज करने के लिए 5/18 गुणा करेंगे और कितना सेकंड ले रही है प्लेटफॉर्म को पार करने में, 24 सेकंड। तो सर 24 का गुणा कर देते हैं इधर, तो 24 सेकंड। अब देखो चाल गुणा समय दूरी निकल आएगी और ये हमने प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म को एक्स्ट्रा पकड़ना था बस उसके डायरेक्ट कर लिया मैंने। तो आप बोलेंगे सर ये कटेगा क्या, बिल्कुल कटना चाहिए सर। देखो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, फिर 3 छक 18, 6 चौके 24, तो 23 गुणा 5 चौके 20 हो गया और 23 दूनी 46, तो 460 मीटर का जो है वो आपका प्लेटफॉर्म हो जाएगा। इसमें कुछ था ही नहीं यार, कुछ भी नहीं था, एकदम इजी था, आप आराम से कर सकते थे। देखो भैया अगले प्रश्न पे आओ जल्दी जल्दी भाई। क्या कह रहा है, 6 पूर्णांकों का औसत 55 है तथा सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर 24 है सर। ओके, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, मतलब सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात करो। कर पाओगे, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको पता है सर योग बराबर क्या होता है, मैं आपको समझा दे रहा हूं, बेसिक भी समझो पहले। योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा पदों की संख्या। तो अगर मैं 6 संख्याओं का योग निकालूं, 6 संख्या का अगर मैं योग निकालूं तो आप बोलेंगे 55 गुणा सर 6 कर लेंगे, औसत गुणा पदों की संख्या। तो आप बोलेंगे 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, तो 330 हो गया। 6 के 6 का टोटल 330 है। और कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 24 है। और आगे भी प्रश्न कुछ होना चाहिए भाई, है ना। सबसे बड़ी संख्या, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं एक मिनट। वो हेलो सॉरी नमस्ते, मैं माफी चाहता हूं बच्चे, ध्यान से समझना। वो हुआ ये, उस क्वेश्चन में मिसप्रिंट था तो मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है। जरा ध्यान से समझो आप, और इस प्रश्न को कर लेते हैं क्योंकि समय हो रहा है बच्चे, आपका भी टाइम ज्यादा बर्बाद हो रहा है। देखो जरा ध्यान से, ये कह रहा था, अब ये अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मिसप्रिंट है, मैं बाद में करा दूंगा उसको, ठीक है, मैं देख के करेक्ट करने के बाद। ध्यान से समझो इसको। ये कह रहा है 243 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 ऐसे लिखा हुआ था। अब भाई ये कह रहा है इसका सॉल्व करना है, तो बच्चा डर जाएगा ऐसे कैसे करना है, सिंपल सी बात है समझो। 243 में डिवाइड करना है सर, 3 कितने बार है सर, 4 बार है, तो 3 की पावर सर कितना लिख सकते हैं, इसको हम 4 लिख सकते हैं सर। ऐसे लिख सकते हैं तो इसका मतलब 243 है भैया, और 3 की पावर 4 का मतलब 3 त्रिका 9, 3 27, 81 हो जाएगा सर, 81 हो जाएगा, बिल्कुल इजी है। और सर अगर ऐसा इजी है तो 8 से कट जाएगा, 81 से 3 बार कट जाएगा, तो आपका आंसर तो 3 होना चाहिए, इसमें कुछ नहीं था भाई। चलिए ये तो इजी है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, देखो ऐसे कह रहा था, मैं इसे बना देता हूं जल्दी से बोर्ड पे ताकि जल्दी हो जाए। देखो इस तरीके से उसने, एक ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है, ध्यान समझना मेरे बच्चे। इस तरीके से बोला है, एक फिगर आपको दे रखा है, ए बी और पी है और ये सी है और ये डी है। अब देखो यहां आपकी कॉर्ड जो है वो बाइसेक्ट हो रही है। कॉर्ड जो है सर्किल से बाहर जब बाइसेक्ट होती है, इसकी प्रॉपर्टी याद रखना, जहां पर एक दूसरे को काटती हैं वहां से ही हम पूरी लेते हैं। कैसे, आप बोलेंगे सर पी ए, पी से लेके ए तक की वैल्यू, इनटू पी बी, पी से लेके बी तक की वैल्यू, बराबर पी सी, पी से लेके सी तक की वैल्यू, इनटू पी डी, पी से लेकर डी तक की वैल्यू। यहां पे सी डी है भाई, सी डी। ये इतनी बात, ये प्रॉपर्टी याद रखना है इसको। अब यहां समझो क्या कह रहा था, ये कह रहा है कि एपी बराबर 18 है। एपी, एपी पूरा 18 है, मैं लिख दे रहा हूं इधर समझना जरा। एपी बराबर 18 दे रखा है, फिर दे रखा है सीडी बराबर 3 है, सीडी बराबर 3 है, और डीपी, डीपी की वैल्यू 9 है। तो कह रहा है रेडियस पूछिए, ओहो मतलब ये सेंटर है बी, ए बी जो है, ए बी पे, इसका मतलब ए बी जो है आपका व्यास है, ए बी जो है वो आपका क्या है, व्यास है, मतलब डायमीटर है। आपसे रेडियस पूछिए ये वाली, तो आप पहले मुझे ए बी की वैल्यू पता चल जाए तो हम रेडियस निकाल लेंगे सर, बिल्कुल। देखो जरा, सी डी की वैल्यू 3 है सर, 3 है। डीपी की वैल्यू जो है वो 9 है, यहां तक 9 है, ध्यान समझना। और फिर क्या कह रहा है, एपी की वैल्यू पूरी 18 है, एपी की वैल्यू जो है वो कितनी है बच्चे, 18 है। अब हम अगर इस प्रॉपर्टी को करते हैं तो जरा ध्यान समझना, एपी की वैल्यू अगर 18 है तो हम ये बोल सकते थे सर इसको अगर मैं x मान लेता हूं
तो ये 18 AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो जरा, PB इंटू, हमें PA तक आना है ना, वो तो दे ही रखा है। अब देखो जरा, PA या AP की वैल्यू 18 है, तो 18 हो गई, इंटू PB की वैल्यू मेरे पास x है, बराबर PC, P से लेके C तक की वैल्यू 9 और 3 12 हो जाएगी भाई, और इंटू PD, PD की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 9 हो जाएगी। सर बात क्लियर हो गई। सर अगर 9 हो जाएगी तो 9 से कट जाएगा 2 बार और 2 से कट जाएगा 6 बार, तो x की वैल्यू 6 आ गई है। और अगर x की वैल्यू 6 आ गई है, इसका मतलब ये 6 आ गई है। और अब मुझे पता है कि अगर AB निकालना है तो AB बराबर कितना हो जाएगा, तो आप मुझे बताओ, P से A तक की वैल्यू कितनी है, 18, और 18 में से अगर मैं ये 6 माइनस कर दूं तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। और अगर AB तुम्हारा व्यास है, अगर AB तुम्हारा व्यास है मतलब डायमीटर है, तो आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 12 का सर आधा, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो ये भी 6 और ये भी 6, तो आपको रेडियस पूछी थी वो आपने बता दी है। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए देखो भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 2450 रुपए में मशीन खरीद कर 10% लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य बताना है। एकदम इजी है भाई, आपको पता है सर, मुझे सीपी पता है और एसपी निकालनी है, और आप बोलोगे सीपी मतलब क्रय मूल्य मुझे पता है, 2450 रुपए मैंने खरीदी है और मुझे 10% का प्रॉफिट लेना है, तो इसका मतलब 10% का प्रॉफिट मतलब 100% सीपी, 10% प्रॉफिट, इसका मतलब मुझे कितने परसेंट बेचना है, 110% बेचना है। 100% की वैल्यू मुझे पता है, तो आप क्या करोगे यार भाई, सिंपल सी बात थी कि 2450 का 110% निकाल डालो यार, क्या दिक्कत है। तो आप बोलोगे सर जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, आंसर मल्टीप्लाई कर लो, 11 पंजे 55 की 5 हासिल 5 गए, 11 पच्चों की 44 और 5 49 की 9 हासिल 4, 11 दूनी 22 और 4 कितने हो जाएंगे सर, 2695 बेचनी होगी। सर बिल्कुल ठीक है, और ये ऑप्शन बी पे आ जाएगा, कोई दिक्कत मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन जरा देखो, मैं पॉज नहीं कर रहा हूं, ध्यान समझो। अगला प्रश्न ये कह रहा है, ध्यान से समझेंगे बच्चे, ये कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, जो अनुपात है वो है 3:7, और कह रहा है उनका मासा एचसीएफ, जो एचसीएफ है वो दे रखा है 3, तो कह रहा है उनका लासा बताना है। इनका क्या बताना है सर, एलसीएम। एकदम इजी, मेरे बच्चे जो मुझसे पढ़ते हैं वो सेकंड नहीं लेंगे और इस प्रश्न को उधेड़ के रख देंगे। आपको पता है सर, आपने एक बात बताइए, लासा या एलसीएम बराबर क्या होता है, मासा होता है गुणा संख्याओं का अनुपात होता है। ये बात अगर आपको पता है तो आपकी लाइफ झिंगा लाला है, अदरवाइज तो है ही रोक, है ना, संख्याओं का अनुपात। तो मेरे बच्चे आप बोलोगे सर एचसीएफ कितना है, सर एचसीएफ मेरे पास 3 है और संख्याओं का अनुपात 3:7 मतलब 3 × 7 करना है, तो क्या बचा सर, इसको तो खत्म हो गया। एलसीएम 3 × 9 और 9 × 7 63, तो एलसीएम जो है वो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। बस इतना ही बताना था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था भाई। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं भाई। देखो भैया, ये 2 क्वेश्चन मैंने फटाफट से लिख दिया आपके बोर्ड पर, जरा देखो क्या कह रहा है, एकदम इजी इजी है, इसलिए मैंने 2 लिख दिए। क्या है, पहली 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अरे भाई इसमें तो कुछ करना नहीं है, पहली 4 मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ये करना था, कर लोगे ना भाई, ऐसे जोड़ना ही तो था, एकदम इजी था। बस ऐसे भी प्रश्न आते हैं पेपर में, ठीक है, इसलिए मैंने ये प्रश्न लिख दिया है, मुझे पता है आप सब लोग कर लेंगे। क्या करना है, 1 का क्यू सर 1 होता है, 2 का क्यू 8 होता है, 3 का क्यू 27 होता है, 4 का क्यू 64 होता है। मैं उम्मीद है कि आप लोग इसे जोड़ लेंगे। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा है, 5/14 6/7 10/21 का लासा। पहले प्रश्न को ही मैंने बताया था, इसी वीडियो में पहला प्रश्न बताया, लासा कैसे निकालते हैं। तो आप बोलोगे भैया अंशों का लासा, तो आप बोलेंगे सर ऊपर वाले का लासा कितना होगा, सर तीनों से कट रही है, सर 30 कट रहा है, 30 हो गया लासा। और मैंने क्या बताया था, अंतर देखो, अंतर अंतर कितना है, 7, 7 से तीनों कट रही है सर, कट रही है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तो 21, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 30/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, 30/7 हो जाएगा। और इसमें तो कुछ था ही नहीं सर, आप बोलोगे बाकी कुछ नहीं था। ठीक है, कोई दिक्कत है। अगला देखो, एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन ऐसे आया, 101 का क्यू पूछा है और इसका मान बताना था। आप लोग आंसर करेंगे 101 का क्यू का कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। जब मैं देखूंगा आपके कमेंट तो मुझे मिलना चाहिए इसका आंसर, 101 का क्यू कितना होगा। सर इतनी बात क्लियर है, और कोई बचा है, सर एक और कर लेते हैं। सर ये देखो टाइम एंड वर्क का है, ये कह रहा है, जरा समझने की कोशिश करना, इसको मैं डायरेक्ट ही करा देता हूं, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखो कह रहा है 14 आदमी एक काम को 9 दिन में करते हैं,
14 मैन कैन डू ए वर्क 9 डेज, 14 आदमी 9 दिन में करते हैं, और 16 औरतें इसी काम को 7 दिन में करती हैं। तो 6 आदमी और 8 औरतें कितने दिन में करेंगी? आपसे पूछा है कि 6 आदमी और 8 औरतें इसे कितने दिन में करेंगे, पूछा है। चलो आ जाओ प्रश्न पे। देखो बेटा क्या कह रहा है। अब आप बोलोगे सर ये हम काट सकते थे। सर 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, और सर नहीं कटेगा। तो 9 आदमी जो है 8 औरतों के बराबर हो गए सर। इतनी बात तो मुझे क्लियर हो गई। सर अगर क्लियर हो गई तो चाहो तो इसे आदमी और औरतों में चेंज करना है, नहीं तो रेशियो से कर लो। मतलब क्षमताएं M/W लिखोगे तो 8/9 हो जाएगा। इसका मतलब आदमी 8 लड्डू खाता है तो औरत 9 लड्डू खाता है। अब देखो ये कह रहा है 6 आदमी थे 8 औरतें हैं, इसे कितने दिन में करेंगे ये आपको बताना था। और आप चाहे अब किसी को उठाओ, चाहे आदमी ले लो चाहे औरतें ले लो। आपको बताया सर 14 आदमी इसे 9 दिन में कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना। अब आप बोलोगे सर ये मैं करा चुका हूं टाइम एंड वर्क, देखो जाके उसको। 6 गुणा M की वैल्यू कितनी है सर 8 है, प्लस 8 गुणा W की वैल्यू कितनी है सर 9 है, गुणा में दिन लिख लिए, ठीक है, और बराबर 14 गुणा M की वैल्यू सर 8 है और गुणा मैंने 9 लिखा रहने दिया। 6 अट्ठे 48, 9 अट्ठे 72, 72 और 48 को मैं जोड़ दूंगा फटाफट से। 8 और 2 10, 7 4 11 और 1 12, तो 120 हो गया ये। गुणा में दिन है और बराबर में 14 गुणा 8 गुणा 9 है। सर बात तो ठीक है, फिर आंसर कितना आना चाहिए सर? कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है? मुझे तो नहीं लग रहा है यार। चलो देखते हैं भाई। 8 से कटेगा, 8 दूनी 8 एकम 8 बचे 4, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, सर कट गया। फिर 3 से काट सकते हैं, 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15। ये सिस्टम पूरा कर सकती है कितनी? 14 आदमी 9 दिन में थे और 16 औरतें 7 दिन में हैं। 6 आदमी 8 औरतें, उस कार्य को कितने? हाँ पॉइंटों में ही आ रहा है भैया। ओके ठीक है। तो दिन कितने आ जाएंगे? तो 14 तियो 42 बटे में 5, तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20, 8.4 दिन लगेंगे। भाई आपका आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अब देखो जरा इसमें कोई क्वेश्चन बचे हैं क्या? तो मेरे बच्चे डाटा के क्वेश्चन है वो आपको मैं अलग से डाटा ही प्रोवाइड कर दूंगा, डाटा कर लेना आप लोग। और यहां तक मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन छूटा। एक छूट गया, वो एक क्वेश्चन गलत था भाई, उसको मुझे करना है। और मुझे नहीं लगता है इसमें कोई बचा है, हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, ये आप करेंगे जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इसको आप लोग करना, नहीं तो मैं कराऊंगा। और बाकी 81, 91, 101 और 111 का एचसीएफ बताना है यार। ठीक है कर लोगे ना? इसका आंसर बताना, नहीं तो मैं कराऊंगा आपको। ये आपको बताना है, इसका एचसीएफ बताना है सर, एचसीएफ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये हम लोगों ने आज शिफ्ट 1 के जितने भी क्वेश्चन थे हमने लगाए, इसमें थोड़े से क्वेश्चन बच गए हैं, समय ज्यादा हो रहा है। कल वाले में इसे कंप्लीट कर देंगे। आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा। आपका भाई आपको बहुत धैर्य पूर्वक धीरे धीरे पढ़ाएगा, ऐसे ही पढ़ाता रहेगा। समझ आया हो, मजा आया हो तो प्लीज रिएक्ट करिएगा, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ना भाई। और ये वीडियो अपने उन मित्रों, उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिसको मैथ नहीं आता है। मैं इतना प्रॉमिस करता हूँ जिसने कभी मैथ नहीं पढ़ा है उसको भी मैथ आने लगेगा। बस धैर्य पूर्वक बनाए रखिए। मेरे जो क्लासेस पढ़े हुए हैं, मैं टॉपिक वाइज उन्हें पढ़ा रहा हूँ, वो भी पढ़ते रहिएगा और ये प्रैक्टिस सेशन भी लेते रहिएगा। हमारे पास देखो जो अवेलेबल है वो व्हाइट बोर्ड है, हम इसी पे करा सकते हैं, ऐसे ही करा सकते हैं। तो इसको आप बहुत धैर्य पूर्वक समझिएगा, आपको मजा पूरा ही आएगा, ऑफलाइन वाला फील आएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलते हैं। जय हिंद।